नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। तटीय सड़क परियोजना के लिए मार्ग प्रदान करने के लिए मुंबई के समुद्र तट से लगी हुई प्रवाल की लघु कॉलोनियों को स्थानांतरित किया जाएगा। भारतीय समुद्र तट से संलग्न प्रवालों का स्थानांतरण अभी प्रारंभिक अवस्था में है। प्रवालों का विकास कई प्रायोगिक परियोजनाओं के तहत किया गया था, जैसे प्रवालों के खंडित हिस्सों को नायलॉन के धागों की सहायता से कंक्रीट के एक फ्रेम से जोड़ा गया। उसके बाद उनकी वृद्धि के लिए उपयुक्त गहराई में समुद्र तल पर छोड़ दिया गया था। दरअसल प्रवाल भित्तियां प्रवाल पॉलिप्स कहलाने वाले अकशेरुकी और छोटे कोमल शरीर वाले जीवों की विस्तृत कॉलोनियां हैं। ये जीव जुजेंथले नामक छोटे शैवाल रूपी जीवों के साथ सहजीवी संबंध में अधिवासित होते हैं। प्रवाल पॉलिप्स पोषक तत्वों के बदले में जुजेंथले को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जुजेंथले प्रवालों को मोहक रंगों से सुशोभित भी करते हैं। प्रवाल भित्तियां सर्वाधिक जैव विविधतापूर्ण और उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक हैं। वे तूफान, हरिकेन और चक्रवातों से होने वाली क्षति तथा बाढ़ से तटरेखाओं की रक्षा के लिए प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं। भारत में प्रवाल भित्तियां कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप द्वीप समूह और मालवण महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आइए अब भारत में प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए किए गए उपायों को देखते हैं। इन उपायों के तहत तटीय महासागर निगरानी और पूर्वानुमान प्रणाली, लैंड ओशन इंटरैक्शन इन कोस्टल जोन्स और एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंधन, इसके अलावा प्रवाल विरंजन चेतावनी प्रणाली, प्रवालों में मौजूद ऊष्मीय दबाव का आकलन करने के लिए उपग्रह की सहायता से ज्ञात समुद्र की सतह के तापमान का उपयोग करती है। अन्य उपायों में कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट टाटा केमिकल्स लिमिटेड द्वारा समर्थित तथा गुजरात वन विभाग का एक संयुक्त उपक्रम है। अगली खबर श्रम क्षेत्र से संबंधित है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने औद्योगिक संबंधों पर श्रम संहिता 2020 नियमों का प्रारूप जारी किया है। हाल ही में संसद ने मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य कार्यदशाओं को विनियमित करने के लिए 4 श्रम संहिताएं पारित की थी। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 को ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों या उपक्रमों में कार्यदशाओं, औद्योगिक विवादों की जाँच और उनके समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित एवं संशोधित करने के लिए पारित किया गया था। आईआरसी नियमों के प्रारूप का उद्देश्य कंपनियों के लिए छटनी, कामबंदी या व्यवसायों को पूर्णतः बंद करने के लिए समयबद्ध अनुमति सुनिश्चित करना है। आइए अब प्रारूप में शामिल नियमों को जानते हैं। इसके तहत कम से कम 300 श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों के लिए कामबंदी के लिए कम से कम 15 दिन पहले, छटनी के लिए 60 दिन पहले और व्यवसाय को पूर्णतः बंद करने के लिए 90 दिन पहले केंद्र से अनुमति प्राप्त करनी होगी। सरकार ने छटनी या कामबंदी के समय नियोक्ता से मांगी जाने वाली सूचना को भी कम कर दिया है। छटनी किए गए कर्मकारों के लिए एक पुनः कौशल प्राप्त करने संबंधी निधि स्थापित करने का भी प्रस्ताव शामिल किया गया है, जहां श्रमिकों को छटनी होने के 2 महीनों के भीतर उनके पुनः कौशल वर्धन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन प्राप्त होगा। अधिकरण को आवेदन सहित हड़ताल, तालाबंदी, छटनी के लिए अनुमति, कामबंदी या इकाई को बंद करने, सुलह से संबंधित सभी आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीतिक योगदान, निधियों के उपयोग या ट्रेड यूनियनों के लिए वार्ता परिषद से संबंधित नियमों को राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। अगली खबर मौसम से संबंधित है। लगभग 1 दशक की अनुपस्थिति के बाद लानीना दोबारा से प्रभावी हुआ है। अपने नवीनतम वैश्विक मौसम अपडेट में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने कहा कि मौसमी घटना लानीना की मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में दोबारा वापसी हुई है और इसके आगामी वर्ष तक प्रभावी रहने की संभावना है। लानीना के प्रभाव के कारण हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मध्य एशिया में औसत से कम वर्षा होगी। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया और कुछ प्रशांत द्वीप समूहों तथा दक्षिण अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों में औसत से अधिक वर्षा होने की संभावना है। आइए अब लानीना के बारे में जानते हैं। लानीना मध्य और पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान के वृहद पैमाने पर शीतलन को दर्शाता है। ये उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय परिसंचरण या पवन, वायुदाब और वर्षा में परिवर्तन के साथ घटित होता है। लानीना समुद्री उत्प्रवाह यानी अपवेलिंग के कारण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में जल के सामान्य से ज्यादा ठंडे होने की वजह से निर्मित होता है। मौसम और जलवायु पर लानीना का प्रभाव साधारणतः अल नीनो के प्रभाव के विपरीत होता है। अल नीनो के समय प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में महासागर की सतह का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिससे मानसून में बाधा उत्पन्न होती है। लानीना व अल नीनो दक्षिणी दोलन के 2 चरण हैं, जो मौसम और समुद्र से संबंधित घटनाओं की एक श्रृंखला है।
अगली खबर न्यायपालिका से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने बाल संरक्षण मामले में मिरर ऑर्डर जारी किया। एक मिरर ऑर्डर प्रभाव में अनुषंगी या सहायक होता है। ये न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश का समर्थन करता है जिसने एक बच्चे की अभिरक्षा पर अपनी मूल अधिकारिता का प्रयोग किया है। ये निर्णय एक बच्चे की अभिरक्षा यानी कस्टडी से संबंधित याचिका पर आधारित था जिसका पिता केन्या में रहता है और उसकी माता भारत में रहती है। उच्चतम न्यायालय ने बच्चे की कस्टडी पिता को प्रदान की है और साथ ही उसे केन्या के एक न्यायालय से एक मिरर ऑर्डर प्राप्त करने का आदेश भी दिया है। इसे जिस देश में बच्चे को कस्टडी के प्रयोजन के लिए भेजा जाता है उस देश के न्यायालय को उस बच्चे के सामान्य अधिवास देश में की गई अवस्थाओं से अवगत करवाने के लिए जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के हितों की रक्षा करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक देश में माता पिता दोनों ही समान रूप से उसके पालन पोषण के लिए बाध्य हैं। मिरर ऑर्डर वहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित 1980 का हेग अभिसमय लागू नहीं होता है। ये कन्वेंशन बच्चों की शीघ्र वापसी पर एक प्रक्रिया प्रदान करके उनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार अपहरण और प्रतिधारण यानी रिटेंशन के हानिकारक प्रभावों से बचाने का प्रयास करता है। वर्तमान में भारत और केन्या इस अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अगली खबर निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस के नेता कमलनाथ को पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया है। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश में उपचुनावों से पूर्व आदर्श आचार संहिता के बार बार उल्लंघन करने की वजह से की गई है। आदर्श आचार संहिता नियमावली के अनुसार निर्वाचन आयोग स्टार प्रचारकों के अभियानों पर निगरानी करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। स्टार प्रचारकों को राजनीतिक दलों द्वारा लक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए नामित किया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के उपबंध 1 के अनुसार निर्वाचन अधिसूचना के तिथि से एक सप्ताह के भीतर स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी और ईसीआई को भेजना अनिवार्य है। एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में 40 स्टार प्रचारक और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में 20 स्टार प्रचारक ही हो सकते हैं। ऐसे अधिसूचित स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव प्रचार पर किए गए व्यय को उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़े जाने से छूट प्रदान की गई है। हालांकि ये केवल तब लागू होता है जब कोई स्टार प्रचारक उस राजनीतिक दल के लिए स्वयं को एक सामान्य अभियान तक ही सीमित कर लेता है। यदि कोई उम्मीदवार या उसका निर्वाचन एजेंट किसी रैली में किसी स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करता है तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय को छोड़कर उस रैली का पूरा खर्च उम्मीदवार के व्ययों में जोड़ दिया जाता है। हाल ही में ईसीआई ने कोविड-19 महामारी के बीच चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों के मानदंडों को संशोधित किया है। इसके तहत स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या में संशोधन किया गया है। नए संशोधनों के अनुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य के राजनीतिक दलों के लिए 40 की बजाय 30 और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए 20 की बजाय 15 स्टार प्रचारक होंगे। स्टार प्रचारकों की सूची जमा करने की अवधि को भी अधिसूचना की तिथि से 7 दिन से बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। यूरोपीय आयोग और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR ने एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए। ये शीर्ष भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों को यूरोप में यूरोपीय अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित अस्थायी अनुसंधान दलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने की एक व्यवस्था है। वर्ष 2007 में स्थापित ERC का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी वित्त पोषण के माध्यम से यूरोप में उच्चतम गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और सभी क्षेत्रों में अनुसंधानकर्ता द्वारा संचालित शोध का समर्थन करना है। यूरोपियन रिसर्च काउंसिल होराइजन 2020 का एक प्रमुख घटक है जो वर्ष 2014 से वर्ष 2020 तक के लिए यूरोपीय संघ का अनुसंधान फ्रेमवर्क कार्यक्रम है। ये संधि यूरोपीय संघ के भावी अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रम होराइजन यूरोप के अंतर्गत भी सहयोग प्रदान करेगी। होराइजन यूरोप वर्ष 2021 से 2027 तक के लिए एक कार्यक्रम है। होराइजन यूरोप 100 बिलियन यूरो का एक अनुसंधान एवं नवाचार कार्यक्रम है। ये होराइजन 2020 का उत्तराधिकारी कार्यक्रम है। सार्वजनिक मामलों का सूचकांक 2020 पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI 2020। PAI शासन के आधार पर राज्यों या संघ शासित प्रदेशों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक डेटा संचालित मंच है। PAI को गैर लाभकारी संस्था पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। शासन के प्रदर्शन का विश्लेषण समानता, विकास और धारणीयता के 3 स्तंभों द्वारा परिभाषित सतत विकास के संदर्भ में किया जाता है। इसके तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश शीर्ष 3 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार सबसे निचले क्रम पर हैं। वहीं छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा प्रथम स्थान पर और मणिपुर अंतिम स्थान पर रहा। संघ शासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा।
नई मजदूरी संहिता में यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना करने वाले कर्मचारियों को बोनस के लिए निर्हर घोषित किया जाएगा। अन्य प्रावधानों के अलावा मजदूरी संहिता कर्मचारियों को मिलने वाले वार्षिक बोनस के लिए मानदंड भी निर्धारित करती है। नई संहिता में कर्मचारियों को बोनस का भुगतान नहीं किए जाने के लिए एक आधार के रूप में यौन उत्पीड़न के लिए दोष सिद्धि को शामिल किया गया है। मौजूदा कानून के अनुसार कपट या परिसर में हिंसात्मक आचरण अथवा स्थापन की किसी संपत्ति की चोरी, उसमें दुर्विनियोग या अभिध्वंस के कारण हटाए गए कर्मचारी को बोनस प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया जाएगा। डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020, इसे हाल ही में यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा जारी किया गया है। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच व्यापार एवं व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन है। इस रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के व्यवसायियों में से 66% का मानना है कि भारत के व्यापारिक परिवेश में सुधार हो रहा है। शीर्ष 4 विनियामक बाधाएं हैं: विदेशी मुद्रा विनियम, जीएसटी प्रक्रिया के मुद्दे, उच्च आयात प्रशुल्क, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखन का अभाव। इस रिपोर्ट में व्यापार में सुधारों के लिए सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे नौकरशाही से संबद्ध प्रक्रियाओं में सुधार, विनियामक निश्चितता में वृद्धि, जीएसटी का सरलीकरण आदि। एयर इंडिया विनिवेश प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के तहत सरकार एयर इंडिया पर भारित ऋण के स्तर को पूर्व निर्धारित नहीं करेगी। बोलीदाताओं को ये निर्णय लेने का विकल्प प्रदान किया जाएगा कि एयर इंडिया पर भारित ऋण की मात्रा में वे कितना वहन करने के इच्छुक हैं। एयर इंडिया का संचित ऋण 69 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। विनिवेश प्रक्रिया में ये परिवर्तन अधिक बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने एयर इंडिया में अपनी 100% हिस्सेदारी का विक्रय करने का भी निर्णय लिया है। सरदार सरोवर बांध, ये 1210 मीटर लंबा कंक्रीट से निर्मित गुरुत्वीय बांध है। ये केवड़िया गुजरात में नर्मदा नदी पर निर्मित किया गया है। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जो मध्य प्रदेश की अमरकंटक श्रेणी से निकलकर खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती है। ये नर्मदा घाटी विकास परियोजना का हिस्सा है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों को विद्युत उत्पादन तथा पेयजल एवं सिंचाई के लिए जलापूर्ति करने की एक प्रमुख योजना है। पहला गोर्निथिड्स, ये विशालकाय पक्षी थे जो लगभग 50 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्वमान थे। उनके पंखों का फैलाव लगभग 21 फीट था और इन्होंने कम से कम 60 मिलियन वर्षों तक व्यापक रूप से पृथ्वी के महासागरों पर सुदूरतम क्षेत्रों तक यात्राएं की थी। हाल ही में उनके जीवाश्मों की पहचान की गई थी, जिन्हें कुछ समय पूर्व अंटार्कटिका में खोजा गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।